हेलो। आज के इस क्लास में मैं आपको वर्ण व्यवस्था के कार्य एवं इसके महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पूर्व की क्लास में आपको मैंने वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताया था, इन विशेषताओं को समझने के बाद समाज के लिए वर्ण की क्या उपयोगिता रही है इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। वर्ण व्यवस्था के महत्व या सामाजिक संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता रही है, इस बारे में विभिन्न पहलुओं से विचार करने पे कई बिंदु स्पष्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कर्तव्य पालन की प्रेरणा। इस व्यवस्था ने वर्ण धर्म के पालन पर जोर देकर लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने को सदैव प्रेरित किया है। लोगों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया है और यह बताया गया है कि अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कार्य करते रहने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसी प्रेरणा थी जिसने सदियों तक व्यक्तियों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देने को प्रोत्साहित किया। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वर्ण व्यवस्था के बारे में कि यह श्रम विभाजन और विशेषीकरण की एक अद्वितीय व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता के परंपरागत पेशे को अपनाना होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक का एक निश्चित वर्ण धर्म रहा है, जिसके अनुरूप कार्य करने को ही उससे आशा की जाती रही है। इस व्यवस्था में न केवल सभी कार्यों के ठीक प्रकार से संपन्न होने की ओर, बल्कि समाज को विशेषीकरण का पूरा लाभ दिलवाने की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया है। जन्म से ही बालक अपने पारिवारिक पर्यावरण में अपने पिता के व्यवसाय को सीखने की ओर प्रवृत्त होता रहा। इसके लिए उसे कहीं विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से समाज को विशेषीकरण का भी पूरा लाभ मिला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत काफ़ी आगे रहा है, क्योंकि परंपरागत रूप से और पारिवारिक सहयोग से इसका निरंतर विकास होता रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक लचीली व्यवस्था है। इस व्यवस्था ने नियंत्रित गतिशीलता के आधार पर सामाजिक प्रगति में योग दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को अपने गुण तथा कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की छूट दी गई थी। व्यक्ति निम्न वर्ण में जन्म लेकर भी उच्च वर्ण का सदस्य बन सकता था। इसके कई उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। जो चौथा महत्वपूर्ण समाज शास्त्रीय योगदान है वर्ण व्यवस्था का, वह यह है कि यह सामाजिक संघर्षों से भी छुटकारा दिलाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण अपने वर्ण धर्म के पालन में लगा रहता था तथा प्रत्येक को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्राप्त होती
रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं थी। जहाँ प्रतियोगिता अधिक होती थी वहाँ इसके अनियंत्रित हो जाने पर सामाजिक संघर्षों की संभावना भी बढ़ जाती है। वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक संरचना में प्रत्येक की सामाजिक स्थिति निर्धारित कर समाज को सामाजिक संघर्षों से बचाने में अपना योगदान दिया है। इस व्यवस्था ने प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र को निर्धारित कर उसे सामाजिक और मानसिक जीवन को विघटित होने से बचाया है। जो पांचवी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह समानता की नीति पर आधारित रही है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के अलग अलग कार्य होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था में सभी वर्णों का समान महत्व था। प्रत्येक वर्ण की सेवाओं को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व दिया गया था। यद्यपि इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के रूप में समाज का कार्यात्मक विभाजन तो हुआ है, परंतु सभी वर्णों को एक दूसरे के समान माना गया है। जब सब वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से मानी गई है, तो किसी एक वर्ण का दूसरों की तुलना में ऊंचा अथवा नीचा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी अंगों का हमारे शरीर में चूंकि समान महत्व है। इसका छठा जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि यह रक्त की शुद्धता पर जोर देता है। भारत में समय समय पर अनेक प्रजातीय समूह आए और कालांतर में यहीं के मूल निवासी बन गए। ऐसी दशा में सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार संगठित करना आवश्यक था जिससे रक्त की शुद्धता बनी रहे। अतः वर्ण व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न प्रजातीय समूहों को रक्त की शुद्धता को बनाए रखने का अवसर मिला। आर्य और द्रविड़ प्रजातीय भिन्नता के कारण ही अलग अलग वर्णों में विभक्त हो गए। द्रविड़ों को शूद्र वर्ण में रखा गया और रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें अन्य वर्णों के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। साथ ही प्रत्येक प्रजातीय समूह को वर्ण व्यवस्था के कारण अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का अवसर भी मिलता रहा। और जो सातवीं महत्वपूर्ण बात है वह है शक्ति संतुलन बनाए रखने में योगदान। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रयत्न किया गया कि विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों या उनके कुछ समूहों में ही केंद्रित न हों। समाज में शास्त्र या ज्ञान शक्ति, शस्त्र या सेना बल, अन्न या संपत्ति तथा सेवा या श्रम का बल नामक 4 प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं। इन सभी शक्तियों के कुछ ही व्यक्तियों या उनके किसी विशेष समूह में केंद्रित हो जाने पर समाज में अत्याचार के बढ़ जाने की संभावना रहती है। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों शक्तियों और उनसे संबंधित पुरस्कारों को अलग अलग रखा गया है। समाज को अन्याय और अत्याचारों से बचाने के लिए इस व्यवस्था में सम्मान, शासन और धन को एक दूसरे से पृथक रखा गया। तो इस प्रकार इस क्लास में आपको वर्ण व्यवस्था के कार्य और उसका समाजशास्त्रीय महत्व, अर्थात वो समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी रहा, इसके बारे में बताया गया। और बहुत हद तक समाजशास्त्र या सामाजिक संदर्भ में वर्ण व्यवस्था भारतवर्ष में क्यों प्रचलित रही,
या क्यों सदियों तक इसका प्रचलन बना रहा हमारे समाज में, इस बात को समझने में आप समर्थ हो पाए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।